हेलो एवरीवन, दिस इज द सिनेरियो विच यू आर सीइंग। ये एक मार्स का है और मार्स में अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है, ऑल बिकॉज रिसेंटली नासा का जो परसिवरेंस है एंड उसके रोवर ने पता लगाया है कि बहुत सारी चीज़ों की खोज की गई है। जिस तरह से इंडिया का भी एक मिशन है, मंगलयान मिशन, वो भी मार्स पे जा करके स्टडी करेगा मार्स के बारे में। लेकिन ये जो नासा का परसिवरेंस है वो ऑलरेडी वहाँ पे 2021 में ही जा चुका था और बहुत सारी चीज़ों की उसने खोज की है और ये बताया है कि बहुत सारी चीज़ों का वहाँ पे एक तो पाया गया है, जैसे वाटर पाया गया है, लाइफ पाया गया है एंड क्रेटर पाया गया है एंड रिवर का जो डेल्टाज है एंड बहुत सारे सेडिमेंट्स पाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे, सारी चीज़ें न्यूज़ में की बनी हुई हैं और वो बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिटेल्स में भी देखेंगे। तो ये जो सिनेरियो है कि कैसे नासा के लोग और उसके साइंटिस्ट ये बहुत पहले से लगे हुए थे कि मंगलयान पे जा करके वहाँ पे स्टडी करना है और सारी चीज़ों का स्टडी करना है। उसी तरह से सन का भी स्टडी हो रहा है एंड मून का भी स्टडी हो रहा है। Hello everyone, welcome to Indeed IS. Today we are going to the Hindu newspaper of 28 January 2024 and I hope you have seen the video and you have got an idea कि हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। Yes, we are going to talk about the Mars planet और आप देख सकते हैं कि ये जो कितना ज्यादा ये न्यूज में है, क्योंकि ये जब से ये आर्टिकल आया है तब से हर न्यूज चैनल पे और हर न्यूज आर्टिकल पे इसको कवर किया गया है कि मार्स पे ये एंशियंट लेक का पाया गया है और उसी से ये पाया गया है कि वहां पे लेक भी प्रेजेंट था और हम लोग देखेंगे कि वहां पे क्रेटर लेक पाया गया था। और ये आप देख सकते हैं कि और वहां पे ये क्लू भी पाया गया है कि वहां पे वो पास्ट ये लाइफ होने की भी पॉसिबिलिटी है। एंड ये बताया किसने है, ये जो नासा का जो परसिवरेंस रोवर है उसी ने कंफर्म किया कि वहां पे जो एंशियंट लेक पाया गया है एंड ये पॉसिबिलिटी है कि वहां पे पास्ट लाइफ भी रहती हो। और हम लोग वहां पे देखेंगे कि कुछ लाइफ वहां पे है भी, जो भी माइक्रोबियल लाइफ है, जो छोटे छोटे बैक्टीरियल होते हैं जो किसी भी वेदर में रह सकते हैं, वो उसकी भी वहां पे ये जांच हुई तो पता लगा कि वो भी ये लाइफ पाई जा रही है वहां पे। एंड एज यू कैन सी कि कितना ह्यूज और एक्सटेंसिवली इसको कवर किया जा रहा है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं कि ये जो नासा का परसिवरेंस है उसी ने कंफर्म किया कि वहां पे प्रेजेंस ऑफ ये एंशियंट लेक है एंड वहां पे लाइफ होने की भी पॉसिबिलिटी है। और ये सारा कुछ जैसे ये आप देख रहे हैं तो ये एक क्रेटर लेक है। और क्रेटर लेक कैसे बनता है हम लोग पहले वो समझते हैं। जब ये जो अर्थ का और ये जो है ना ये लेयर है और यहाँ पे जब वोल्केनो होता है तो ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोशन होता है और एक्सप्लोशन की वजह से यहाँ पे जो है वो गड्ढा बन जाता है। और इतना बड़ा जो गड्ढा होता है तो वो क्या होता है कि ये जो वाटर टेबल है एंड वो ऊपर आकर के जमने लगती है वो इसकी पानी। एंड ये जितना भी ये जो ये वाटरफॉल हो गया या फिर ये जो जितना भी रेनफॉल हो गया तो रेनफॉल का पानी वो जमा होते जाता है एंड वो बाद में ये जितना भी ये जो गड्ढा है जो इसको क्रेटर बोलते हैं वो धीरे धीरे पानी जो जमते जाता है तो उसके बाद इसको क्रेटर लेक बोलने लगते हैं। एंड यही है वो क्रेटर लेक। और ऐसे तो ये छोटा दिख रहा है बट असल में ये बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जब वोल्केनो आता है और एक्सप्लोशन जितना ज्यादा हाई होगा उतना ही बड़ा गड्ढा बनेगा एंड उसी को ये फिल करने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि ये रेनफॉल से नेचुरली फिल होता है एंड उसी के बाद ये लेक बन जाता है। और ऐसा ही लेक वहां पे मार्स पे पाया गया है एंड हम लोग देखेंगे कि वहां पे बहुत सारे सेडिमेंट भी पाए गए हैं एंड बहुत सारा ये जो रिवर का डेल्टा है वो भी पाया गया है। तो चलिए हम लोग इसमें और देखते हैं डिटेल में, क्योंकि ये हमने देखा ही कि यहाँ पे ये जो एंशियंट लेक का सेडिमेंट पाया गया है और ये जो क्रेटर लेक है उसका नाम रखा गया है ये जजेरो क्रेटर। जो मार्स का लेक पाया गया है ये उसका ये जो जजेरो क्रेटर है वो, और ये होप दिलाता है कि और भी वहां पे लाइफ होने की पॉसिबिलिटी है। और बहुत सारे सैंपल इकट्ठा किया गया है ये जो परसिवरेंस का रोवर है उसके थ्रू। एंड ये जो परसिवरेंस क्या है वो कब पहुंचा था, February 18 2021 में। एंड उसी के बाद इसने क्या किया है, स्टडी किया है 28 माइल जो ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर है वहां का। और वहीं से इसको पता लगा कि ये जो जजेरो क्रेटर है वो पाया गया। एंड उसने ये भी बोला कि ये जो लार्ज लेक है पाया गया है एंड ये रिवर डेल्टा भी पाया गया है। और ये भी बोला जा रहा है कि अभी तो सिर्फ ये जो
इतने ही एरिया का अभी ये जो है ना सैंपल कलेक्ट किया गया है और उससे इतनी सारी चीजें पता चल गई है। तो अभी और जब पूरे मार्स का स्टडी किया जाएगा तो कितनी सारी चीजें पता लगेंगी। जैसे ये और जो इमेज भेजने का काम कौन कर रहा है, ये जो रडार इमेजर फॉर मार्स सब सरफेस एक्सपेरिमेंट जिसको रिमफैक्स बोलते हैं, इसी इंस्ट्रूमेंट के तहत ये रिसर्च किया जा रहा है एंड इमेज भेजा जा रहा है। और इसका जो स्टडी कर रही है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में ये प्रेजेंट है एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो, एंड उसी ने ये बताया है कि ये क्रेटर का जो सेडिमेंट है वो पाया गया है एंड ये जो है क्रेटर फ्लोर वो भी पाया गया है एंड उसी के थ्रू ये बताया गया है। एंड आप ये देख सकते हैं कि ये जो सेडिमेंट जो पाया गया है वो ये जो क्रेटर है और वहीं पे पॉसिबिलिटी है कि ये जो यहाँ पे पानी पहले प्रेजेंट था जो अब ये सूख चुका है और ये जो सेडिमेंट है, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे ये टाइम बीता गया और ये पानी जब सूख गया तो यहाँ पे जो सेडिमेंट है वो प्रेजेंट है और यहीं पे जो है बहुत सारे रिवर का डेल्टा भी पाया गया है, जिससे ये पता लगता है कि ये जो सेडिमेंट है वो पहले रिवर था और वो सेडिमेंट इकट्ठा करता चला गया एंड जब वो रिवर और जो क्रेटर का ये जो पानी है सूख गया तो वहां पे सेडिमेंट बचा हुआ है। एंड हम लोग देखेंगे कि जो वहां पे ये जो रोवर है उसकी वेव निकली एंड ये जो वेव है वो 65 नीचे जाकर के जो 65 फीट 65.6 फीट नीचे जाकर के उसने स्टडी किया कि यहाँ पे क्रेटर का ये जो ये क्रेटर पाया गया है एंड रिवर का डेल्टा भी पाया गया है और बहुत सारे सेडिमेंट भी पाए गए हैं एंड उसी से पता लगा है कि वहां पे लाइफ की भी पॉसिबिलिटी थी एंड अभी भी वहां पे ये जो माइक्रोबियल लाइफ है वो प्रेजेंट है। तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि इससे ये जो ये बंच ऑफ डिपॉजिट पाया गया है एंड उसी से ये पता लगा है कि यस वहां पे ये पानी तो था ही, लाइफ भी प्रेजेंट था एंड ये कंक्लूजन निकाला जा रहा है कि हो सकता है कि फ्यूचर में भी लाइफ प्रेजेंट होगी, लेकिन अभी जो स्टडी किया जा रहा है वो पास्ट के बारे में स्टडी किया जा रहा है। तो पास्ट से पता लगा है कि यस वहां पे पानी भी था एंड वहां पे लाइफ भी एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि उसी से ये जितनी सारी चीजें जो इंफॉर्मेशन पता लगी है उसी से एक कंक्लूजन निकाला गया है। एंड हम लोग देखते हैं ये जो परसिवरेंस है वो ट्रेवल कर रहा है मार्स पे और ये जो रिमफैक्स है ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका और उसी से और इसी इंस्ट्रूमेंट से एक जो है वो जो रडार के का वेव निकला है और वही वेव जो 4 इंच जो 10 सेंटीमीटर से लेकर के और वो डिपो और डेप्थ में चला गया 65.6 फीट एंड उसी से ये पता लगा कि ये जो क्रेटर है और ये जो सरफेस है और ये जो क्रेटर का फ्लोर है उसने पता लगाया कि वहां पे यस लेक भी प्रेजेंट था और लाइफ भी प्रेजेंट थी। और ये सारा कुछ ये जो रिमफैक्स है उसी के डाटा से पता लगा है कि जितने भी वहां पे सेडिमेंट भी मौजूद थे और उसी से पता लगा है कि वहां पे जो पानी भी मौजूद था लेकिन वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम वो सूखता चला गया एंड वहां की जो सेडिमेंट थी वो इकट्ठा होती चली गई एंड वहां पे जो है माइक्रोबियल लाइफ भी प्रेजेंट था और इसकी भी पॉसिबिलिटी जताई गई है। एंड वहां पे ये सारी चीजें हैं कि हाँ माइक्रोबियल लाइफ भी था एंड वाटर भी था और रिवर भी था, तो उससे ये कंफर्म हो जाता है कि वहां पे लाइफ की भी पॉसिबिलिटी है और बहुत सारा अभी जो है वो रिसर्च होना अभी बाकी है और जैसे जैसे रिसर्च होगा तो और भी सारी चीजें निकल के आएंगी और हम लोग देखेंगे कि और भी सारी चीजों पे स्टडी हो रहा है, लेकिन उसका अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है इसीलिए उस पे अभी बात नहीं हो रही है। लेकिन ये जो क्रेटर फ्लोर है ये कंफर्म हो चुका है एंड वो इरेगुलर और जो रेगुलर और हॉरिजॉन्टल के शेप में है, तो इसीलिए ये पता लगता है। और ये जो है ना क्रेटर लेयर के तहत पाया गया है। जैसे ये क्रेटर लेयर क्या होता है, ये एक लेयर है, फिर ये लेयर है और ये जैसे जैसे सेडिमेंट जमता जाएगा उसी तरह से ये एक लेयर फॉर्म करते जाता है। एंड एज यू कैन सी दिस इमेज, जैसे ये हॉकबिल्स ये गैप है एंड ये आप देख सकते हैं कि कैसे ये है ना जैसे जैसे सेडिमेंट है वो जमता गया होगा वैसे वैसे वहां पे ये लेयर फॉर्म होता चला गया है। एंड ये डेल्टा का लेयर है जो साबित करता है कि यस वहां पे रिवर फ्लो करती थी। एंड ये जो क्रेटर फ्लोर है उससे भी ये पता लगता है कि वहां पे पानी प्रेजेंट था एंड यही जो है वो जो उसका रिमफैक्स का जो रडार है और उसी से ये जो वेव निकली वो 65.6 फीट तक नीचे जाकर के उसने स्टडी किया एंड उसी से पता लगा कि वहां पे लाइफ भी प्रेजेंट थी एंड वाटर भी प्रेजेंट था।
एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पे ये इस तरह से जो है वो सेडिमेंट इकट्ठा होते हुए एक लेयर, ये जो स्ट्रेटा लेयर बन चुका है, जैसे यहाँ का ये जो नीचे साइड है एंड ये ऊपर साइड है, तो ये एक स्ट्रेटा लेयर की तरह काम कर रहा है। एंड और भी चीजें जो है, जैसे वहां पे वाटर आइस बरीड का खोज हो रहा है, एंड जो वहां पे मार्स इक्वेटर ओवर 2 माइल थिक, तो ये भी पता लगा है। और ये जो डीप गलीज है और जो ग्रेट पजल जो दिखाता है कि अभी जो है रेड प्लैनेट में अभी बहुत सारी चीजों का खोज करना बाकी है, और हो सकता है कि बहुत सारी चीजें अभी वहां से निकल के आएंगी। और इसी के लिए जो वहां के साइंटिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे अभी ये जो रॉक का रिकॉर्ड निकलेगा और उससे बहुत सारी चीजें पता लगेंगी, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा जानना कि अच्छा ये सारी चीजें हैं। और उसी के बाद हमारा ये जो मार्स को देखने का नजरिया भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम मार्स को समझते हैं कि वहां पे ये जो लाइफ नहीं था, वाटर नहीं था, और वो ड्राई जो प्लैनेट है। लेकिन अब जब ये पता लगा है कि यस वहां पे पानी है एंड वहां पे लाइफ भी एग्जिस्ट करता है, तो हमारा परसेप्शन चेंज हुआ है मार्स को देखने का। और इसीलिए साइंटिस्ट कह रहे हैं कि आगे चल के और भी इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि और भी कितनी सारी चीजें निकल के आ रही है। और ये जो रडार है वो मेजर कर रहा है कि अनइवन वहां पे क्रेटर का फ्लोर पाया गया है, और वहां पे डेल्टा भी पाई गई है। और ये डेल्टा भी इसलिए पाया गया है क्योंकि वहां पे इरोजन हो रहा है। जैसे जैसे वहां पे पानी सूखता चला गया, उसी तरह से वहां पे इरोजन होता चला गया, और वो इरोजन है वो पानी के ड्राई अप होने के कारण हुआ है। और वहां पे जैसे जैसे पानी ड्राई अप होते चला गया, वहां पे सेडिमेंट इकट्ठा होती चली गई, इसीलिए वो इरोडेड है। और ये जो जियोलॉजिक फीचर है वो बताता है, और ये जो जियोलॉजिक फीचर है उसी से पता लगा है। एंड ये आप देख सकते हैं कि कैसे ड्राई होने के बाद ये इरोडेड हो गया है। और यहाँ पे जो है वो, और ये इरोडेड हो चुका है जैसे जैसे वहां पे पानी जो है वो पहले प्रेजेंट था, वो पानी सूखता चला गया, तो ये इरोडेड हो गया। एंड देन आफ्टर यहाँ पे जो है वो सेडिमेंट इकट्ठा होती चली गई, क्योंकि वी नो ऑलरेडी कि जब रिवर फ्लो करता है तो रिवर फ्लो अपने साथ है ना वो सेडिमेंट भी लाता है। और जहां जहां वो जो हाई फ्लो करता है तो उसी तरह से बहुत सारा सेडिमेंट इकट्ठा भी होते चला जाता है। तो इसी से ये देखा गया है कि यहाँ पे रिवर फ्लो कर रही थी और डेल्टा भी बनाया है, और साथ के साथ ये सेडिमेंट भी इकट्ठा पाया गया है। तो इसीलिए ये एक कंफर्म हो जाता है कि वहां पे लाइफ भी एग्जिस्ट करती थी, एंड वहां पे रिवर भी था, और रिवर ने अपना डेल्टा भी बनाया था, और वहां पे क्रेटर लेक भी था, और वहां पे पानी का कंफर्मेशन होता है और लाइफ का भी कंफर्मेशन होता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे, एंड ये हम लोग देखेंगे जज वर्सेस जज इन कलकत्ता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पॉजेज ऑल प्रोसीडिंग्स। तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। एंड ये जो जज है जो आपस में भिड़ गए हैं, और इन्हीं का ये जो है ना जज वर्सेस जज चल रहा है। तो ये जो लेफ्ट साइड है ये जस्टिस सोमेन सेन है, एंड जो राइट साइड है ये अभिजीत गंगोपाध्याय। और हम लोग पहले इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि क्यों ये आपस में इतना भिड़ गए हैं, और ये क्यों एक दूसरे पे जब ये न्याय करने का काम करते हैं, जैसे ये जस्टिस है, ऐसा नहीं है कि ये लोकल एडवोकेट है, और ये जो वेस्ट बंगाल का हाई कोर्ट है वहां के ये दोनों जस्टिस हैं। तो जब ये जस्टिस है इतना, ये जो प्रिविलेज का काम होता है कि जस्टिस दिलाना एक सबको, तो ये ऐसा क्या हुआ कि ये आपस में ही भिड़ गए। तो ये हम लोग देखते हैं एक्चुअल में हुआ क्या था कि जितने भी जो वेस्ट बंगाल की जो एमबीबीएस का एग्जाम होता है और मेडिकल का एग्जाम होता है, तो उसमें जो एडमिशन होता है या अलॉटमेंट होता है, तो एक जो मेडिकल की स्टूडेंट थी उसने क्या किया था, ये जो केस फाइल कर दिया था कि यहाँ पे ये एक करप्शन हो रहा है एडमिशन में, और फेक जो है कास्ट सर्टिफिकेट दिखा करके एडमिशन हो रहा है। तो उसी के बाद ये जो जस्टिस गंगोपाध्याय है उन्होंने एक बेंच हायर किया और सीबीआई को हायर किया कि सीबीआई उसका जो है जांच करे क्या एक्चुअल में कि ये जो कास्ट सर्टिफिकेट से लेकर के कोई स्कैम चल रहा है क्या, तो उसका है ना वो सारा रिपोर्ट दे। लेकिन ये जो जस्टिस सोमेन सेन है उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है और इसको जांच नहीं करना चाहिए। तो ये जब सीबीआई की जांच बैठा रहे थे और बेंच बैठा रहे थे, तो ये जो जस्टिस सोमेन सेन है वो अकेले इनके अगेंस्ट हो गए और पूरे बेंच के अगेंस्ट हो गए। एंड तो फिर ये जो अभिजीत गंगोपाध्याय हैं इन्होंने ये क्या किया कि बोला कि ऐसा क्या है कि ये जो जस्टिस सोमेन सेन है वो बिल्कुल ये पूरे जो बेंच के खिलाफ चले गए हैं और वो चाहते हैं कि सीबीआई का जांच ना हो। एंड इसीलिए इन्होंने
ये जो जस्टिस है, ये जो सोमेन सेन है, इसमें इनके ऊपर पर्सनल कमेंट किया है। और फिर जाकर के ये जो जस्टिस सोमेन सेन है, उन्होंने भी अभिजीत गंगोपाध्याय पे पर्सनल कमेंट किया है और ये बोल रहे हैं, ये जो जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय हैं, ये बोल रहे हैं कि इनका जो है ये पॉलिटिकल रिलेशन है, क्योंकि हो सकता है जब ये मेडिकल से रिलेटेड इतना ज्यादा धांधली चल रहा है, करप्शन चल रहा है, तो हो सकता है ये जस्टिस सोमेन सेन का भी इसमें हाथ हो। और इनका अगर ये इस स्कैम का पता लगा तो बहुत सारे मिनिस्ट्रीज और मिनिस्टर भी जो है, जो वहां के वेस्ट बंगाल के, तो वो भी उसको चपेट, तो वो भी ये जो स्कैम चल रहा है उसके चपेट में आ जाएंगे। तो ये उस मिनिस्टर को बचाना चाह रहे हैं जो जस्टिस सोमेन सेन है, और इनका भी लिंकअप है उन मिनिस्टर सबसे, एंड इनका भी लिंकअप है वो सारे स्कैम से। तो ये नहीं चाहते कि ये स्कैम निकले, इसीलिए ये चाहते हैं कि जो जस्टिस सोमेन सेन है वो कोई सीबीआई का जांच ना हो। तो ये सारा कुछ है। फिर आगे हम देखते हैं कि जब इनका इतना ज्यादा बहस हो गया और एक दूसरे पे पर्सनल कमेंट करने लगे और भिड़ गए आपस में, तब ये बात पता लगी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है चंद्रचूड़ जी को। फिर उन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने सैटरडे को ही सारी जो प्रोसीडिंग्स थी दोनों दोनों बेंच की, तो वो ये जो है रोक दी गई। और उसके बाद बोला गया कि ये जो सिंगल जज और ये जो डिवीजन बेंच है वो आपस में भिड़ गए हैं। तो ये जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और जो ये जो फेक कास्ट सर्टिफिकेट स्कैम का पता लगा रही है, तो उसको पता लगाने के लिए उन्होंने बोल दिया। एंड ये जो पहले जो अभिजीत गंगोपाध्याय है, उन्होंने तो सीबीआई को बोल दिया था कि ये जो फेक कास्ट सर्टिफिकेट का स्कैम है। लेकिन जब ये चंद्रचूड़ जी को पता लगा तो उन्होंने क्या किया, ये सारी प्रोसीडिंग्स को रोक दी है। इवन दो ये सीबीआई का केस का भी है ना, उन्होंने रोक दिया कि पहले वो पता लगाएंगे और ये सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है वो पता लगाएगा कि इन दोनों में से कौन सही है और एक दूसरे पे जो एलिगेशन लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है या नहीं। तो इसीलिए और सीबीआई की जांच भी रोक दी गई है। तब जैसे ही ये जांच रोका गया, वैसे ही ये जो गंगोपाध्याय है वो और ज्यादा एक्शन में आ गए और उन्होंने बोला कि चाहे जो हो जाए, मैं ये सीबीआई का जांच है ना रुकने नहीं दूंगा, क्योंकि हो सकता है जो वेस्ट बंगाल की तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है, तो बहुत सारे जो मिनिस्टर हैं वो भी इस स्कैम में शामिल हो। एंड उसी स्कैम को ये जो ये जस्टिस सोमेन सेन है उसी उसको बचाना चाहते हैं, और इनका जो है अपना पर्सनल इंटरेस्ट है उनके साथ, इसीलिए ये नहीं चाहते कि ये जो सीबीआई जांच हो। तो ये सारी चीजें हैं। एंड हम लोग देखते हैं कि कैसे ये जो स्पेशल हियरिंग रखी गई थी ये 5 जज बेंच का सुप्रीम कोर्ट में, और ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है चंद्रचूड़ जी ने, उन्होंने बोला कि ये जो एलिगेशन लगाया जा रहा है वो मिसकंडक्ट है ये जो कलकत्ता हाई कोर्ट के ऊपर, और ये जो जस्टिस गंगोपाध्याय हैं वो अगेंस्ट है किसके, जस्टिस सोमेन सेन के। और उन्होंने बोला कि ये जो जस्टिस है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है कि वी विल टेक दिस ऑन मंडे, वी टुक दिस अप नाउ टू पास द ऑर्डर, वी हैव टेकन चार्ज नाउ। एंड ये जितना जो दोनों जस्टिस के ऊपर इतना ज्यादा एलिगेशन लग रहा था और एक दूसरे पे ये लोग भिड़ गए थे, तो बीच में फिर सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप दोनों अपना आपसी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रहने दीजिए, और जितनी जो प्रोसीडिंग्स चल रही है, जो सीबीआई काम कर रहा था, उन सबको रोक दिया गया है। और ये बोला गया है कि अब मैं पूरे है ना अच्छे से देखूंगा, जांच पड़ताल करूंगा, और उसके बाद ही ये केस का आगे बढ़ेगा। एंड तब जाकर के ये जो जस्टिस गंगोपाध्याय है उन्होंने बोला कि ये जो जस्टिस सेन है वो इनका रिलेशन है पॉलिटिकल पार्टी से, एंड इस पॉलिटिकल पार्टी को ही ये फेवर कर रहे हैं कि जितने भी ये जो पॉलिटिकल पार्टी है या फिर जो लीडर है वेस्ट बंगाल के, उनको बचाना चाह रहे हैं, और इनका जो पर्सनल इंटरेस्ट है उनके साथ है, तभी जाकर के। और ये सुप्रीम कोर्ट ने इशू दिया कि सीबीआई को कि वो वेस्ट बंगाल में जो है वो गवर्नमेंट से के रिस्पॉन्स में ये सारा कुछ जांच पड़ताल करे। एंड और भी हम देखते हैं ये जस्टिस वर्सेस जस्टिस के बारे में। तो ये जो है ये न्यूज आया था 1 वीक पहले ही, तब जाके ये जो जस्टिस गंगोपाध्याय है उन्होंने ऑर्डर दिया था सीबीआई को कि ये जो इरेगुलरिटी चल रही है एमबीबीएस के कैंडिडेट में, एंड जितने भी जो एमबीबीएस के कैंडिडेट है उनके एडमिशन में, और जितना जो मेडिकल जो कॉलेजेस है या हॉस्पिटल है वेस्ट बंगाल के,
तो वो ठीक से काम नहीं कर रही है, और जितना भी जो करप्शन जो चल रहा है उसको देखने के लिए एंड उसके लिए सीबीआई को हायर भी किया गया। एंड ये भी बोला गया कि ये जो सर्टिफिकेट जो चल रहा है, ये जो रिजर्व कैटेगरी के लिए जितने भी कैंडिडेट या तो एलिजिबल है या नहीं भी है, तो वो जो सर्टिफिकेट दिखा करके ये जो एडमिशन ले लेते हैं, तो उसको भी अच्छे से जांच करने के लिए। एंड ये जो तृणमूल कांग्रेस है, जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है, और उसी डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस सेन, तो उसी बेंच में ये जस्टिस सेन भी थे, तो उन्होंने क्या किया, वो सिंगल जो बेंच है वो अपोज कर गए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, एंड ये ऐसा कुछ है ही नहीं, और इस तरह का कोई जो है रिजर्व कैटेगरी का स्कैम चल ही नहीं रहा है। तभी जा करके ये जो जस्टिस गंगोपाध्याय है, उन्होंने सीबीआई को इन्वेस्टिगेट किया, और ये भी बोला कि ये जो जस्टिस सोमेन सेन है उन पे भी निगरानी करने के लिए कि ऐसा क्या है कि ये जो जस्टिस सोमेन सेन है वो फेवर कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी का। एंड हम लोग ये भी देखते हैं कि ये जो जस्टिस गंगोपाध्याय हैं, उन्होंने ये जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट उनको एक कॉपी भेज दी है, एंड साथ के साथ ये चीफ जस्टिस को भी एक कॉपी भेज दिया है, और ये भी बोला है कि कलकत्ता के हाई कोर्ट को भी एंड ये सुप्रीम कोर्ट को भी कि ये जो जस्टिस सेन है उनके ऊपर ये एक्शन लेने के लिए कि वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और इसीलिए वो चाहते हैं कि जो जो उनकी ये जो वेस्ट बंगाल की जो पार्टी है उसके ऊपर कोई चार्जेस ना लगे, इसीलिए वो बचाना चाहते हैं। एंड वन ऑफ द मेन रीजन ये भी है इनके कॉन्फ्लिक्ट होने का, क्योंकि अभी जो है ममता बनर्जी का जो एक नेफ्यू है उसके ऊपर एक चार्ज, जो करप्शन का चार्ज चल रहा है, और उस करप्शन चार्ज पे जो हैंडल कर रही है वो एक जस्टिस, तो उन्होंने उस ये जो जस्टिस सोमेन सेन है उन्होंने उस जस्टिस को बुलाया, और ये बोला कि जो ममता बनर्जी का नेफ्यू है उसको छोड़ देने के लिए, उसको इनोसेंट करार कर देने के लिए, क्योंकि वो अभी यंग है और उसका जो है आगे जो कैरियर है और पॉलिटिकल जो कैरियर है वो खराब ना हो जाए, इसीलिए उसको इनोसेंट साबित कर देना है। एंड ये जो है उसको जस्टिस को बुला करके इन्होंने बोला, एंड तभी जा करके ये और ज्यादा ये जो गंगोपाध्याय है वो एक्शन में आ गए, क्योंकि इनका अपना और ये कंफर्म हो जाता है कि इनका पॉलिटिकल जो है वो इंटरेस्ट है अपना, एंड ये जो फेवर तभी जाकर के ये फेवर कर रहे हैं, एक तो फेवर कर रहे हैं कि ये जो ममता बनर्जी का जो नेफ्यू है वो छूट जाए, एंड साथ के साथ ये जो स्कैम चल रहा है उस स्कैम से भी ना कोई जांच ना हो, तो इसीलिए गंगोपाध्याय चाहते हैं कि ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए स्कैम का भी, एंड ये जो जस्टिस सोमेन सेन है उन पे भी। तभी जाकर के इन दोनों ने एक दूसरे पे पर्सनल कमेंट भी करना स्टार्ट कर दिया, एंड तब जाकर के ये सुप्रीम कोर्ट को इसके बीच में आना पड़ा। एंड ये जो है कि व्हाट इज द फेक कास्ट सर्टिफिकेट, ये हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये पिटिशन फाइल किया गया था कलकत्ता के हाई कोर्ट में जनवरी 24 को ही, एंड उसी के बाद से ये जो न्यूज है वो हाईलाइट होने लगा कि कैसे ये फेक का कास्ट सर्टिफिकेट चल रहा है वेस्ट बंगाल में, और इस पे सुनवाई करनी चाहिए, और ये जो सेवरल इंडिविजुअल्स है वो एक्वायर कर रहे हैं फेक सर्टिफिकेट ताकि वो अपना एडमिशन ले सके मेडिकल कॉलेजेस में। एंड जस्टिस जो है गंगोपाध्याय उन्होंने ये भी बोला कि जितने जो कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल है, वहां पे भी अच्छे से चेकिंग करने के लिए कि क्या वहां पे करप्शन चल रहा है, बिकॉज पहले भी बहुत सारा न्यूज आ चुका है कि कैसे वहां पे कि कैसे वहां पे जो है कि ऑर्गन्स का डोनेशन, ऑर्गन्स का है ना, ये वहां पे ट्रांसप्लांट होता है, एंड उस ट्रांसप्लांट से और जितने लोग जो हैं जैसे म्यांमार के लोग आते हैं या फिर जो अदर कंट्री के लोग आते हैं, तो यहाँ पे जितने भी ऑर्गन्स है उनको, जितने भी गरीब लोग हैं या फिर ऑपरेशन करके तो ऑर्गन्स निकाल लिया जाता है, एंड जितने भी हाई प्रोफाइल लोग हैं या अमीर लोग हैं उनको ज्यादा दाम में ये ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें तो न्यूज में बनी हुई है, लेकिन अब ये एक नया मुद्दा आ गया है ये जो सर्टिफिकेट का, तो उसमें भी जांच पड़ताल हो रहा है। तो यही सारी चीजें हैं इसमें। एंड अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे।
तो अब हम डिस्कस करेंगे ये आर्टिकल, ये जो मलेरिया का, और ये जब से न्यूज में अभी पता लगा है कि कैमरून ने ये जो इंजेक्शन निकाल लिया है और वैक्सीन निकाल लिया है इसका, मलेरिया का, तब से ये एक्सटेंसिवली इतना न्यूज में बना हुआ है, और इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। और इसको ये जो है द हिंदू ने भी कैप्चर किया है, और सारे न्यूज चैनल और सारे न्यूज आर्टिकल में इसको कैप्चर किया गया है। तो इसीलिए हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे कि क्या कुछ नया आया है, और इंडिया का क्या डाटा है, और फॉरेन कंट्री का क्या डाटा है, और ये मलेरिया क्यों न्यूज में है, और मलेरिया को लेकर के इंडिया का क्या परसेप्शन है और क्या प्लान है। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। एंड ये जो आर्टिकल है द हिंदू का, कि कैन मलेरिया वैक्सीन रोल आउट बी स्केल्ड अप, कहने का मतलब कि ये जो वैक्सीन बना है, तो क्या इस वैक्सीन से मलेरिया खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जितना भी जो गाइडलाइन और जितना भी ये जो टाइम बनाया गया है कि मलेरिया को खत्म कर देंगे, तो उसमें हम लोग अभी तक सक्सीड नहीं कर पाए हैं। तो इसीलिए ये बोला जा रहा है कि ये जो वैक्सीन तो बन गया, पर जो हमारा अचीवमेंट है कि ये जो मलेरिया को खत्म कर देने का, तो उस टाइमलाइन तक हम लोग खत्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। एंड ये जो कैमरून है वो फर्स्ट कंट्री बन गया है कि उसने ये जो वैक्सीन निकाला है और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी निकाला है चिल्ड्रन के लिए। और हम लोग ये भी देखेंगे कि कितने, ये किस ईयर से किस ईयर तक का ये जो चिल्ड्रन ले सकता है ये वैक्सीन, और ये कितने फेजेस में डिवाइड किया गया है। तो एज यू कैन सी कि ये जो है जनवरी में ही कैमरून ने, ये जो कैमरून कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में, और वो फर्स्ट कंट्री बन गया है पूरे वर्ल्ड में जिसने ये लॉन्च किया है RTS-S मलेरिया वैक्सीन। और ये RTS-S क्या है, ये वैक्सीन का नाम है। और जितने भी चिल्ड्रन है जो नेशनल इम्यूनाइजेशन सर्विस के तहत ये इंजेक्शन दिया जाएगा। और ये जो WHO ने भी ये जो बताया है कि ये जो पायलट ये प्रोग्राम है घाना का, कीनिया का एंड मालावी का, क्योंकि ये जो कंट्री है वो बहुत ज्यादा हाई रिस्क से सफर करती है, और वहां पे बहुत सारे जो लोग हैं वो इस मलेरिया का शिकार होते हैं। और ये एक 20 कंट्री जो मिल करके एक प्रोग्राम भी चला रही है, ये जो गावी, और उसी प्रोग्राम के तहत ये जो वैक्सीन का अलायंस बनाया गया था, और जिसका एम था कि इक्वल एसेस करे जितने भी न्यू एंड ये जो अंडर यूज्ड जो वैक्सीन है, और जितने भी जो बच्चे हैं जो पूरे वर्ल्ड में, और जो स्पेशली जो ये जो पुअरेस्ट कंट्रीज में जो बच्चे हैं उनको ये वैक्सीन दी जाए, क्योंकि वही लोग, जितना पुअर कंट्री है वही लोग सबसे ज्यादा मलेरिया से सफर कर रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये मलेरिया है क्या, और ये जो व्हाट इज द मलेरिया बर्डन हाईएस्ट, कि कहाँ पे सबसे ज्यादा मलेरिया इतना ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, और ये मलेरिया होता क्या है। तो ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे डिटेल में कि मलेरिया जो है वन ऑफ द बिगेस्ट किलर है चिल्ड्रन का। एंड जितने भी अंडर 5 के हैं, मतलब 5 ईयर्स से छोटे बच्चे हैं, उनको ज्यादा अटैक करता है ये मलेरिया, एंड पूरे वर्ल्ड में। और WHO ये कहता है कि जो 30 कंट्रीज है वहां पे जो मॉडरेट टू हाई मलेरिया का ट्रांसमिशन होता है। जैसे मलेरिया क्या करता है, एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है जिससे बच्चों की जान भी चली जाती है। और वो होता कैसे है, वो होता है एक जो पैरासाइट की वजह से। और पैरासाइट क्या है कि एक वेक्टर बॉर्न डिजीज होता है जो पैरासाइट हो गया। जैसे इसमें क्या है, ये ट्रांसमिट होता है ये जो पीपल टू पीपल एंड थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। एंड ये जो मॉस्क्यूटो होती है फीमेल एनोफिलीज, उसी से ये जो वेक्टर का काम करता है। मतलब अगर ये मॉस्क्यूटो किसी एक को काट ले तो उसको मलेरिया हो जाएगा, और अगर उसके कांटेक्ट में अगर दूसरा पर्सन आता है तो उसको भी मलेरिया हो जाएगा। तो ये एक फैलने वाली बीमारी है। और लेकिन ये एक अच्छी बात है कि ये प्रिवेंटेबल है एंड क्यूरेबल है। प्रिवेंटेबल मतलब कि इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, एंड क्यूरेबल मतलब कि इसको दवा खा करके ठीक किया जा सकता है। एंड 2022 में हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो इस मलेरिया से ग्रसित था, एंड इसी की वजह से ये रिस्क और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तभी जाकर के, एंड ये रिपोर्ट कैसे पता लगा, ये जो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट है 2023 का, उसी से पता लगा कि ये जो अफ्रीका है वो सबसे हाईएस्ट मलेरिया बर्डन है, क्योंकि यहीं पे 94% ऑफ केसेस आते हैं एंड 95% ऑफ ग्लोबल मलेरिया डेथ होता है। एंड आप देख सकते हैं कि ये जो अफ्रीका में ही, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितना मलेरिया है उसका 94% तो ये अफ्रीका में ही है। एंड जितने भी
लोग मरते हैं पूरे वर्ल्ड में, उसका 95% है जो जो बच्चे हैं या लोग हैं वो अफ्रीका में ही डेथ कर जाते हैं। मतलब रेस्ट ऑफ द कंट्री में 5% मर रहे हैं एंड सिर्फ 95% अफ्रीका में ही डेथ हो रही है। तो ये एक दिक्कत वाली बात है। एंड 2020 में भी 2022 में भी ये 66% आया था मलेरिया का केस, और तभी जाकर के WHO ने साउथ ईस्ट जो रीजन है एशिया का उसने अवेयर किया, और इंडिया एंड इंडोनेशिया वो भी पीछे नहीं है। यहाँ से भी बहुत सारे मलेरिया के केसेस आते हैं, और यहाँ पे भी 94% जो बच्चे या लोग जो मलेरिया से सफर करते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है, और ये भी WHO ने बताया है। एंड इंडिया जो है रिमेन्स ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल मलेरिया बर्डन। मतलब पूरे वर्ल्ड में तो इतना मलेरिया का केस आ ही रहा है, लेकिन हमारा इंडिया भी इसमें पीछे नहीं है। इंडिया में भी बहुत सारे जो है वो बर्डन बढ़ा ही रहा है कि यहाँ पे से भी बहुत सारा लोगों को मलेरिया हो ही रहा है। एंड ये जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसी ने ये बताया कि पास्ट 15 ईयर्स में इतने सारे जो है केसेस हुए हैं, लेकिन बहुत सारे जो है जगह पे ये मलेरिया का जो बर्डन है वो डिक्रीज भी हुआ है। और इसका विजन क्या है जो पूरे वर्ल्ड का, कि मलेरिया फ्री कंट्री बना देने का 2027 तक, और 2030 तक इसको एलिमिनेट कर देना है, मतलब पूरा ही खत्म कर देना है। एंड ये जो वैक्सीन बना है इसको फंड देने का काम कौन करता है? तो फंड देने का काम जो है ये यूनिसेफ करेगा, और उसी की ये जो इनिशिएटिव है कि ये जो फर्स्ट एवर सप्लाई किया जाएगा जो भी मलेरिया वैक्सीन है उसका, और ये दिया गया है ब्रिटिश मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जो है GSK, और ये जो है मिल करके ये जो 170 जो है मिलियन डॉलर उसका वैक्सीन बनाया गया है। एंड ये भी बोला जा रहा है कि ये जो 18 मिलियन जो डोजेस है वो दिया जाएगा, और इस जो वैक्सीन का जो नाम है RTS-AS01 वो अवेलेबल है वो नेक्स्ट 3 इयर्स में। तो ये नेक्स्ट 3 इयर्स में ये जो वैक्सीन है वो फुली प्रिपेयर होकर के आ जाएगा, और ये सारे बच्चों को और देना स्टार्ट हो जाएगा। और ये यूनिसेफ ने ये भी बोला है कि ये जो मलेरिया वैक्सीन है वो 35 इयर्स के रिसर्च के बाद बनाया गया है। मतलब इसको 35 साल लग गए ये वैक्सीन बनाने में एंड उसको डेवलप करने में। एंड ये फर्स्ट एवर वैक्सीन जो बनाया गया है पैरासिटिक डिजीज के लिए, क्योंकि एज यू नो ये फैलता है एक जो पीपल है वो दूसरे पीपल से, क्योंकि उसके सिम्टम्स भी अलग होंगे, हर इंसान अलग होता है, हर की क्षमता अलग होती है। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसकी ये जो वैक्सीन बन गई है तो इतने लोगों का जो जान जाता है, और मलेरिया से जो लोग ग्रसित हो जाते हैं तो उनके लिए बहुत रिलीफ होगा जब ये। एंड ये जो वैक्सीन है वो किसके अगेंस्ट बनाया गया है? ये जो प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम है उसके अगेंस्ट, जो कि मोस्ट डेडली मलेरियल पैरासाइट है। और इससे अगर ये जो प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम है अगर ये किसी को काट लेता है तो फिर ये इतना डेडली है कि जान भी जा सकती है। एंड ये जो है जैसे ये जैब ये R21 ये डेवलप किया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो नंबर इंक्रीज हो रहा है डोजेस का वो भी बढ़ाया जाएगा। मतलब पहले तो ये जो 18 मिलियन जो बनाया गया है डोजेस वो दिया जाएगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो ये और जो डोजेस है वो इंक्रीज किया जाएगा, और ये मैन्युफैक्चर भी किया जाएगा। और ये और जो मैन्युफैक्चर किया जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में भी, ताकि जो मलेरिया का इतने सारे जो केसेस आ रहे हैं तो जब एक ही कंट्री पूरी लगी रहेगी तो हो सकता है जितने लोगों को जरूरत है वैक्सीन का वो पूरा नहीं हो पाए। तो इसीलिए जो सीरम इंस्टीट्यूट है इंडिया का तो वो भी ये जो रेस में दौड़ चुका है वैक्सीन बनाने में, और वो भी वैक्सीन बनाएगा, और तब जा करके ये जो 100 मिलियन डोजेस पर ईयर मिल पाएगा लोगों को। एंड ये जो रेगुलेटरी है वो अप्रूव कर दिया गया है, और रिकमेंडेशन भी दे दिया गया है WHO के द्वारा लास्ट ईयर ही। एंड हम लोग देखते हैं कि हाउ डज द डोज वर्क, ये कैसे काम कैसे करेगा जो ये वैक्सीन बन गई है। तो ये जो वैक्सीन है वो WHO के तहत बताया गया है कि ये शेड्यूल किया जाएगा, इसको 4 डोजेस में दिया जाएगा चिल्ड्रन में, एंड 4 डोजेस दिया जाएगा। और ये जो 5वां डोज है, मतलब पहले तो 1 डोज 2 डोज 3 एंड 4 ये जो है वो दे दिया जाएगा, उसका टाइम निर्धारित किया जाएगा। एंड ये जो 5वां डोज है वो इस जो चौथा डोज है उसके 1 ईयर गैप पे दिया जाएगा। एंड वो देखा जाएगा क्योंकि
ये जो बताया जा रहा है कि हो सकता है कि ये जो 4 डोज है वो उतना ज़्यादा है ना इफेक्टिव नहीं हो, तो फिर ये जो 1 ईयर का है ना, ये एक टेन्योर लिया जाएगा और देखा जाएगा कि मलेरिया क्या सही में खत्म हो चुका है। अगर ये खत्म नहीं होता है तब जाकर ये 5वां डोज दिया जाएगा। इसीलिए ये 1 ईयर का गैप रखा गया है। एंड ये हम लोग देखेंगे कि जितने भी है वो ये 4 डोज तक है ना चेक किया जाएगा कि एक्चुअल में ये काम कर रहा है या नहीं, या और ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। एंड इंडिया भी है ना, ये क्या कर वेट कर रहा है इस वैक्सीनेशन का कि कब ये इंट्रोड्यूस हो और ये सारे जो है लोग जो इससे ग्रसित हैं उनको ये वैक्सीनेशन मिले। और ये हाईली सीजनल मलेरिया ये जो डिजीज होता है वो एक ये जो पेरेनियल मलेरिया ट्रांसमिशन है, मतलब ये साल भर होते रहता है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई सीजन है कि इस सीजन पे मलेरिया का ज्यादा वो हो रहा है बीमारी और इस सीजन पे कम हो रहा है। ये साल भर मलेरिया का डिजीज चलते रहता है। और ये जो डब्ल्यू है उसने सारे कंट्रीज को बोला है कि जो कंट्री जो है ज्यादा ग्रसित है, मतलब उसने एक क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया है, ये जो हाई रिस्क वाला एंड ये जो ये मॉडरेट एंड लोअर कि। और डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि जो भी हाई रिस्क वाले हैं, जहां पे ज्यादा डेथ हो रही है, जहां ज्यादा डिजीज फैल रहा है, उसको सबसे पहले वैक्सीन मिले एंड देन आफ्टर ये जो मॉडरेट वाला है एंड जो लोअर जहां पे केसेस आ रही हैं उसको सबसे बाद में मिले। तभी जाकर के क्या होगा कि ये जितने भी ये डिजीज कंट्रोल में आ पाएगी और डेथ भी कंट्रोल में आ पाएगा। तो ये डब्ल्यूएचओ का गाइडलाइन है। एंड हम लोग ये भी देखते हैं कि बहुत सारी चीजें जो हैं ये डब्ल्यूएचओ ने और क्या क्या बताया है कि अगर जब ये ऐसा हो जाता है तब जाके क्या होगा कि ओवरऑल जो मलेरिया है वो कंट्रोल हो पाएगा और इसकी जो अफोर्डेबिलिटी है इस वैक्सीन की वो भी पूरी हो पाएगी। और इस प्रोग्राम के तहत हो सकता है कि ये जो डिजीज है वो भी कम हो जाए। और बोला किसने है, ये जो डॉक्टर केट ओ ब्रियन जो डायरेक्टर है डब्ल्यूएचओ के और डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमनाइजेशन के एंड वैक्सीन एंड बायोलॉजिकल, तो उनका ये निर्देश है कि ये जो लोअर है, हाईएस्ट और मॉडरेट, तो इस फेज में बांट देना चाहिए एंड तभी जाकर के ये जो मलेरिया है वो कंट्रोल हो पाएगा। और ये रिकमेंड किया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, क्योंकि ये जो इंसेक्टिसाइड और उसके बारे में जो मलेरिया से बचने के लिए भी उन्होंने एक गाइडलाइन जारी किया गया है कि जितना है जो इंसेक्टिसाइड ट्रीटमेंट होना चाहिए और बेड जो है नेट, क्योंकि ये जो मच्छर से होता है तो ये भी बोला गया है कि जो लोग जहाँ पे मच्छर ज्यादा है तो उनको बेड नेट लगाना चाहिए और इनडोर रेसिडुअल स्प्रे करना चाहिए, इंसेक्टिसाइड करना चाहिए। और अगर जो मलेरिया हो जाता है तो रैपिड डायग्नोसिस करवाना चाहिए और ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आजकल वेट कर रहे हैं और उसके बाद इलाज करवाएंगे, तो हो सकता है अगर हम डिले करेंगे तो लोगों की जान भी जा सकती है। तो ये एक गाइडलाइन प्रिवेंशन के लिए ये जारी किया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। एंड ये होता कैसे है, मतलब इतना लोग मच्छरदानी लगा रहे हैं, ये बेड नेट लगा रहे हैं, या फिर ये मॉस्किटो से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको भी यूज करने के बाद भी ये मच्छर कम क्यों नहीं हो रहा है और इसके चैलेंजेस क्या क्या है। तो एक्सपर्ट के द्वारा ये बोला जा रहा है कि वन ऑफ द मेन रीजन जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि जो मेजर जो ड्राइवर है जो क्लाइमेट ये मलेरिया फैलाने का वो क्लाइमेट की वजह से, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो वेदर बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रहा है, तो उसके वजह से ये जो है ह्यूमिडिटी जैसे जैसे इंक्रीज होगी एंड ये जो वेदर हो गया या फिर अनहाइजीनिक चीजें या गंदगी के वजह से, पॉल्यूशन के वजह से, प्रदूषण की वजह से, तो ये सब जो है मॉस्किटो को बढ़ाने में फेवर करता है। और मॉस्किटो जितना बढ़ेगा मलेरिया का जो डिजीज है वो भी उतना ही बढ़ेगा। तो सबसे पहले जरूरी है कि क्लाइमेट चेंज को ठीक करने का, तभी जाकर के ये जो मलेरिया का पैथोजन है और जो वेक्टर है वो स्प्रेड होना बंद होगा। और ये जो डब्ल्यूएचओ ने गाइडलाइन किया है कि ये जो सब्सटेंशियल रिस्क है और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो मलेरिया है वो प्रोग्रेस हो रहा है।
और ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट की वजह से ये सिर्फ मलेरिया ही बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत हो रही है, जैसे ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हो गया, या फिर ये जो हीट वेव आना, या फिर जो वेदर में चेंजेस आना, तो ये सारी चीज़ें, एंड जो इन्वायरमेंट पे भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है, तो ये सारी चीज़ों में भी दिक्कत हो रही है। एंड जितने भी साइंस है उसके द्वारा पता चला है कि क्लाइमेट की जो चेंजेस हो रही हैं, तो उस क्लाइमेट चेंजेस की वजह से जो साउथ ईस्ट एशिया और वहाँ पे जो है मलेरिया की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। और उसका एक रीज़न है कि जैसे-जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो मॉस्किटो भी है ना ज़्यादा वहाँ पे फैल रहे हैं। और ये जो है मॉस्किटो है, मॉस्किटो क्या करता है, जो वार्मर जो एरिया है उसको ये फ़ेवर करता है। तो जहाँ पे जितना ज़्यादा गर्मी होगा तो मॉस्किटो उतना ही ज़्यादा होगा, और जहाँ पे जो मोर ह्यूमिड कंडीशन भी बनता है, तो वो भी फ़ेवरेबल होता है ये मॉस्किटो के लिए। एंड ये जो पैरासाइट है, तो वो भी वहाँ पे ज़्यादा ये फैलते हैं, तो इसीलिए बोला जा रहा है। एंड ये जैसे ईस्टर्न इंडिया हो गया, या फिर बांग्लादेश हो गया, या पार्ट्स ऑफ म्यांमार हो गया, या फिर इंडोनेशिया का जो जो पपुआ गिनिया वाला जो रीजन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये जो मलेरिया का केस आता है, और मलेरिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। एंड उसके लिए ज़रूरी है कि इंडिया को है ना कि वो अपना डबल कर दे, ये जो सीरम इंस्टीट्यूट में जो वैक्सीन का बनाया जा रहा है, तो वो बहुत तेज़ी से बनाए, और जितने भी जो मच्छर को है ना ये अवॉइड करने के लिए जो भी चीज़ें हैं, और वो सब है ना, जितने भी प्रिकॉशन लेना है या फिर ट्रीटमेंट लेना है, तो वो सारा कुछ है ना टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए। तभी जा कर के ये मलेरिया का जो केस है, वो कम हो पाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, हमने ये सारे जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे, वो हमने देख लिया। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसी तरह से लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, एंड सब्सक्राइब करते रहिए। एंड ये जो जितने भी डिजीजेस हैं उन सब से अवेयर रहिए, एंड अपना ख्याल रखिए। एंड थैंक यू वेरी मच।